चलो, तो हम लोग इतनी सब डिस्कशन करने के बाद अब हम चलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो सारे के सारे हम उसके लिए हमने एक पूरा क्लासिफिकेशन चार्ट तैयार किया हुआ है। तो वो क्लासिफिकेशन चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप भी नोट डाउन कर लो अपने पास, और फिर हम उसको डिस्कस करेंगे थोड़ी देर, और फिर हम चलेंगे IUPAC पे, राइट। तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है ओपन चेन, इनको हम लोग एसाइक्लिक भी बोलते हैं। एसाइक्लिक मतलब जिसमें साइकिल ना हो, या फिर इसको हम एलिफेटिक भी बोलते हैं। सर अगर मैं एक ही रट लूं ओपन चेन तो भैया कोई ऐसा मत करना, क्योंकि एलिफेटिक कहीं आ गया एग्जाम में तो फिर तुम्हें एलिफेटिक भी समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आपको सारे के सारे लिख के दिखा रहा हूं। और दूसरे होते हैं क्लोज चेन। अब जो क्लोज चेन है उसको हम एलिसाइक्लिक भी बोलते हैं, और या फिर उसको हम साइक्लिक भी बोलते हैं, या फिर हम उसको रिंग कंपाउंड भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये वाले हो गए, ठीक है। चलो, ओपन चेन के कौन कौन से पार्ट हैं? तो ओपन चेन के अगेन दो पार्ट हैं, एक है स्ट्रेट चेन और एक है ब्रांच, ठीक है ना, ऐसे। ओके, तो ये दो पार्ट हो गए, बस ओपन चेन यहाँ पे ही कवर अप हो जाता है। और अब हम इसकी बात करते हैं। इसमें दो हैं, एक होमोसाइक्लिक और एक है हेट्रोसाइक्लिक। फाइन। और जो होमोसाइक्लिक है, होमोसाइक्लिक के भी अगेन दो हैं, एक है एलिसाइक्लिक और एक है एरोमेटिक। और मजे की बात यह है कि एरोमेटिक के भी दो हैं, एक है बेंजीनॉइड और एक है नॉन बेंजीनॉइड। सर मैं एक बात बताऊं, मेरी कुछ भी समझ में नहीं आया सर, तो अभी समझ में आने लगेगा। देखो, मैं आपको सबका एग्जाम्पल देते चलता हूँ। ओपन चेन का मतलब कि इसके अंदर बिल्कुल ओपन चेन है, इसके अंदर कोई भी क्लोज स्ट्रक्चर है ही नहीं। हम सीधा सीधा इसके पार्ट्स पे आते हैं। स्ट्रेट चेन का मतलब बिल्कुल सीधी चेन, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। सब्स्टिट्यूएंट हम किसको बोलते हैं? ये जो साइड में जो ब्रांचेस आ जाती हैं, ब्रांच को समझते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। जैसे ये वाला जो सी है, दिस इज अ सब्स्टिट्यूएंट, इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। तो स्ट्रेट में और ब्रांच में ये फर्क है, और ये दोनों के दोनों ओपन चेन कंपाउंड्स, ठीक है। सर क्लोज चेन कंपाउंड, तो क्लोज चेन में भी सीधा एग्जांपल पे चलते हैं। क्लोज चेन में मतलब यहाँ पे आपको पूरा क्लोज कंपाउंड मिलेगा, एक रिंग स्ट्रक्चर मिलेगी, और रिंग में भी दो तरह के होते हैं, होमोसाइक्लिक एक हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है ना। चलो, तो हम लोग सबसे पहले होमोसाइक्लिक का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे होमोसाइक्लिक में अगेन सर ये क्या मतलब है इसका? होमोसाइक्लिक का मतलब, होमोसाइक्लिक का मतलब कि जो भी आप रिंग बनाओगे उसमें सारे कार्बन एटम होंगे, कार्बन के अलावा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो होमोसाइक्लिक में अगेन दो टाइप है, एक एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक। तो मैं एलिसाइक्लिक का आपको एग्जांपल देता हूँ। एलिसाइक्लिक का एग्जांपल है जैसे ये, अब इसमें सारे के सारे कार्बन एटम है। जब कभी भी हम ऐसे लिखते हैं ना, तो इसका मतलब ये जहां पे भी कॉर्नर है वहां पे कार्बन है, और कार्बन की वैलेंसी होती है 4। तो अगर 4 वैलेंसी है तो बाकी सब हाइड्रोजन लगा दो, खत्म। तो इस तरीके से हम कंपाउंड बना देते हैं, ठीक है ना। तो ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, ये भी एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, सारे के सारे कार्बन, राइट। ओके, और फिर अब हम चलते हैं एरोमेटिक में। एरोमेटिक में क्या होता है? एरोमेटिक में है तो सारे के सारे कार्बन ही, ठीक है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं पहले हेट्रोसाइक्लिक का ही एग्जांपल दे देता हूँ। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का एग्जांपल है जैसे ये, अब इस रिंग के अंदर सारे कार्बन नहीं है, एक नाइट्रोजन भी है, इसको हम बोलते हैं पिरिडीन। सर पिरिडीन ही क्यों बोलते हैं भाई? ये इसका कॉमन नेम, ठीक है, रटना पड़ेगा। दूसरा है
थायोफीन, इसको हम बोलते हैं थायोफीन। थायो दरअसल थायो का मतलब होता है सल्फर, तो थायोफीन। ठीक है, ऐसे ही एक और दिखाता हूं, अगर ऐसे हो तो इसको हम बोलते हैं फ्यूरान। तो इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये सब के सब एग्जाम्पल है हाइड्रोसाइक्लिक के, मतलब इसके अंदर सारे के सारे कार्बन नहीं है रिंग में, और दूसरे एटम्स भी है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, या फिर ऑक्सीजन है, राइट। एक और दे देता हूँ एग्जाम्पल, जैसे ये ऐसे है, ये भी काफी फेमस कंपाउंड है, बस इतना ही। तो इसको हम बोलते हैं THF। THF का मतलब टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान, ठीक है ना। तो इस तरह से, तो ये इन सब के अंदर क्या हो रहा है, इन सब के अंदर दूसरे एटम्स भी आपको रिंग के अंदर देखने के लिए मिलेंगे, तो दे आर हेट्रोसाइक्लिक। क्लियर। चलो, होमोसाइक्लिक में मैंने आपको एलिसाइक्लिक का एग्जांपल दिया। ओके, अब एरोमेटिक की बात करते हैं। एरोमेटिक दरअसल क्या था कि पहले हम एरोमेटिक कंपाउंड उनको बोलते थे जिनके अंदर से स्मेल आती थी, अच्छी स्मेल ना, एरोमा। तो एरोमा, जैसे आज भी आप देखते हो ना कई जगह पे लिखा रहता है एरोमा, तो एरोमा कोई भी आप मार्केट में अगर सेंट वेंट लेने जाते हो तो उसके ऊपर लिखा रहता है एरोमा। तो एरोमा का मतलब एक अच्छी स्मेल, तो जिन कंपाउंड में से अच्छी स्मेल आती थी उनको हम बोल देते थे एरोमेटिक। लेकिन फिर ये लॉजिकल थोड़ी हुआ, हम थोड़ी कंपाउंड की स्ट्रक्चर देख के बता सकते हैं कि इसमें से अच्छी स्मेल आएगी या नहीं आएगी, तो दैट वाज नॉट लॉजिकल। तो हमने क्या किया, आज की डेट में हमें ये पता है कि हम एरोमेटिक कंपाउंड किसको बोलेंगे, मतलब उसकी भी हमारे पास रूल डिसाइडेड है कि भाई हम इसको एरोमेटिक कंपाउंड बोलेंगे, ठीक है। तो केमिस्ट्री है, लॉजिकल बना रहे हैं हम उसको धीरे धीरे। तो ये एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक में दो तरह के कंपाउंड होते हैं, एक बेंजेनॉइड, एक नॉन बेंजेनॉइड। बेंजेनॉइड के अंदर क्या होगा, आपको बेंजीन की रिंग देखने के लिए मिलेगी। जैसे इसका एक सिंपल सा एग्जांपल तो बेंजीन ही है, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। और दूसरा एग्जांपल क्या है, इसको हम बेंजीन बोलते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या है, जैसे ये, इसको हम बोलते हैं टॉलवेन, राइट। तो ये इसका कॉमन नेम है, राइट। एक और दे देता हूँ यहाँ पे बेंजेनॉइड का, ये अच्छा एग्जांपल है, इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ, और आपने शायद नाम भी सुना होगा इसका। इसको हम बोलते हैं नेफ्थलीन। नेफ्थलीन बॉल्स आपने सुनी होंगी ना, तो ये नेफ्थलीन कंपाउंड है। तो ये सबके सब बेंजेनॉइड कंपाउंड्स हैं, ओके। और नॉन बेंजेनॉइड का मतलब कि भाई आपको बेंजीन रिंग देखने के लिए नहीं मिलेगी उसके अंदर, ठीक है। कुछ भी देखने के लिए मिलेगा लेकिन बेंजीन रिंग देखने के लिए नहीं मिलेगी। चलो देखते हैं। इसको हम बोलते हैं एज्यूलिन। तो ये नॉन बेंजेनॉइड है, इसके अंदर आपको बेंजीन यानी 6 कार्बन की जो रिंग है बेंजीन वाली, वो देखने के लिए नहीं मिलती। एलिसाइक्लिक को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अब जैसे मान लो कि आपके पास 3 कार्बन का एक चेन है, तो इसको आप क्या बोलोगे। आपको 10th क्लास की नॉलेज से पता है कि इसको हम प्रोपेन बोलते हैं, और आपने इस 3 कार्बन की चेन में इनको दोनों कार्बन को ज्वाइन कर दिया, तो दोनों कार्बन को ज्वाइन किया तो ये बन गया, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं साइक्लोप्रोपेन। इसी तरह से अगर मान लो ये है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, साइक्लोब्यूटेन। ये इसका नाम हो गया, बस साइक्लो लगा दो शुरू में। बेसिकली जो भी एलिफेटिक कंपाउंड्स होते हैं, उन्हीं को जब हम रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसी को हम बोल देते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। और दरअसल आप ये मत समझना कभी भी कि जितने कार्बन हाइड्रोजन इसके अंदर हैं उतने ही कार्बन हाइड्रोजन इसके अंदर है। इसके अंदर अगर आप काउंट करोगे तो इसका स्ट्रक्चर होगा C3H8, लेकिन इसके अंदर कितने होंगे, C3H6, राइट। तो इस तरीके से, तो ये दोनों कंपाउंड अलग अलग हैं बिल्कुल, तो कभी भी इनको कंफ्यूज मत करना इस तरीके से। अब इससे पहले कि हम लोग आगे चलें, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दरअसल जितने भी साइंटिस्ट होते हैं, वो हम लोग क्या करते हैं कि शॉर्ट तरीका ढूंढते हैं किसी भी चीज को लिखने का, ठीक है। देखो, जैसे मान लो कि मैं एक कंपाउंड लेता हूँ C4H10। अब इसको मैं कितने तरीकों से लिख सकता हूँ उसको देखते हैं।
ये C4H10, इसको हम बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में आप बहुत अच्छी सर्विस देते हो सामने वाले को। आप उसको ये बताते हो देखो भाई कार्बन यहाँ पे है, हाइड्रोजन यहाँ पे है, बीच में इतने सारे बॉन्ड है, सब कुछ दिखा देते हो आप उसके अंदर, ठीक है ना। ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। कंडेंस फॉर्म क्या होती है? कंडेंस फॉर्म में आप क्या करते हो, उसको ऐसे लिखते हो, ये कंडेंस फॉर्म हो गई। फिर एक होती है जो फॉर्मूला, आपने बस डायरेक्ट फॉर्मूला बता दिया कि भाई अब आप खुद ही कर लो, तो आपने फॉर्मूला क्या बताया, C4H10। खैर इस फॉर्मूला से तो कई सारे कंपाउंड बन सकते हैं, तो इसलिए हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये एक्सपेंडेड फॉर्म, ये कंडेंस फॉर्म। और इसको और आसान तरीके से कैसे लिख सकते हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्सेप्टेबल है, तो कैसे लिख सकते हैं, देखो इसको हमने लिखा बस ऐसे, इसको हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है सर। ये क्या होगा, जहां पे भी कॉर्नर आएगा, जहां पे भी कॉर्नर आएगा या एंडिंग होगी, तो वहां पे आप एक कार्बन लगा दो। और जैसे ही आपने कार्बन लगाया तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। तो अगर कार्बन की वैलेंसी 4 है तो सीधी बात है, आपको पता चल गया कि इस वाले कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन आएंगे, इस वाले कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन आएंगे, इस वाले कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन आएंगे, और इसके ऊपर 3 हाइड्रोजन आएंगे। मतलब इस फॉर्म तक आप ऑटोमेटिक पहुंच जाओगे अगर आपने इसको बस ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो आपको कई जगह पे ये स्ट्रक्चर ऐसे भी लिखा हुआ दिखाई देगा, ठीक है। मैं आपको एक स्ट्रक्चर देता हूँ और आप लोग मुझे बताओ कि इस स्ट्रक्चर को आप लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखोगे, ठीक है। और एक और चीज भी बता देता हूँ, इस एक्सपेंडेड फॉर्म के अंदर मैंने आपको जैसे बताया था, अभी हमने केमिकल बॉन्डिंग खत्म किया है, तो आपको पता होगा कि जो सिंगल बॉन्ड होता है उसका मतलब होता है 1 सिग्मा, डबल बॉन्ड का मतलब होता है 1 सिग्मा और 1 पाई, और ट्रिपल बॉन्ड का मतलब होता है 1 सिग्मा और 2 पाई। कोई आपसे पूछेगा कि मुझे बताओ इस स्ट्रक्चर के अंदर कितने सिग्मा कितने पाई, तो आप कैसे काउंट करोगे, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है तो सारे के सारे सिग्मा इसके अंदर, तो बहुत आसान है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 सिग्मा है सर इसके अंदर। तो इस तरीके से आप बता देते हो। लॉजिक समझ में आया आप लोगों को? तो आप मुझे बताओगे कि जो स्ट्रक्चर मैं लिखने जा रहा हूं उसके अंदर कितने सिग्मा है, कितने पाई है, और उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगी। बताओ सोच के। तो भाई लोगों इसको करना शुरू करते हैं। यहाँ पे कार्बन 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 एंड 10, यहाँ पे होंगे 2 हाइड्रोजन, इधर होगा 1 हाइड्रोजन, इधर होंगे 2 हाइड्रोजन, इधर होंगे 3 हाइड्रोजन, इधर होगा 1 हाइड्रोजन, इधर होंगे 2 हाइड्रोजन, इधर कोई हाइड्रोजन नहीं होगा, इधर 2 हाइड्रोजन होंगे, और इधर 3 हाइड्रोजन होंगे, राइट। चलो तो अब इनको काउंट करते हैं, कितने सिग्मा कितने पाई, ठीक। 2, क्योंकि ये दोनों के दोनों सिग्मा हुए, इसमें एक सिग्मा 3 4 5 6 7 8 9 3 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 सिग्मा है। और पाई कितने हैं भाई, पाई है 2। अब क्या था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो भाई आप डेली डेली चाहे 1000 कंपाउंड बना लो, ठीक है ना। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड तो कितने ही बनाए जा सकते हैं, मतलब बहुत सारे कंपाउंड हैं। तो आप कैसे कैसे क्लासिफाई करोगे, कैसे उनकी प्रॉपर्टीज को याद रखोगे, तो अब उसके लिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम उसको कैसे करते हैं, हम उसको स्टडी कैसे करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टडी कैसे करते हैं। तो पहले हमने क्या किया, जैसे मान लो कि CH4 है, तो ये CH4 क्या है, ये एल्केन है। एल्केन आपको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि एल्केन तो आप पढ़ते आए हो 10th क्लास से, तो ये एल्केन है। भाई C2H6 क्या है सर, ये भी एल्केन है। C3H8 क्या है, ये भी एल्केन है। दरअसल एल्केन का एक जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। आप n की वैल्यूज पुट करते जाओ और सारे के सारे एल्केन आते चले जाएंगे। इस सीरीज को हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। और कोई भी दो कंपाउंड के बीच में जो एडजेसेंट कंपाउंड्स हैं
उनके बीच में कितना डिफरेंस होता है, CH2 या फिर 14 एटॉमिक वेट का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो बस सर इतनी बात करने के लिए हमने होमोलोगस सीरीज बना दी? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। होमोलोगस सीरीज हमने क्यों बनाई, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो कि मैंने, मान लो पहला कंपाउंड रखा, एक होमोलोगस सीरीज हम खुद से बनाते हैं। मान लो मैंने पहला कंपाउंड रखा CH3NO2, और अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझे बताओ दूसरा कंपाउंड क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? अगला कंपाउंड क्या होगा इसके बाद? C2H5NO2, ये होगा अगला कंपाउंड। क्योंकि हमने एक CH2 ऐड करना है, तो हमने CH2 ऐड कर दिया। अब क्या मुझे बता सकते हो अगला कंपाउंड क्या होगा इसका? NO2। तो ऐसे करके तो आप कितना ही बनाते जाओ, तो ये नाइट्रो एल्केन की होमोलोगस सीरीज बन गई, नाइट्रो एल्केन की। ओके, इसका आप जनरल फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, CnH2n+1NO2। तो ये आपने जनरल फॉर्मूला लिख दिया। देखो इसमें अगर आप n को 2 पुट करोगे तो ये C2 बना, और n को यहाँ पे 2 पुट करो तो 5 बन गया, और NO2। तो ये आपने जनरल फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है सर, आप होमोलोगस सीरीज बना रहे हो, फायदा क्या है सर उसका? तो फायदा ये है कि अगर आप CH3NO2 लेते हो, बहुत ध्यान से देखना, अगर आप CH3NO2 लेते हो तो उसके अंदर, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन चेन, ये इसका हाइड्रोकार्बन पार्ट है। और ये NO2 क्या है? ये है इसका फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है ना? तो जो हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है वो हमेशा किसको गवर्न करता है? दैट गवर्न्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, और जो फंक्शनल ग्रुप है वो किसको गवर्न करता है? दैट गवर्न्स केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब मान लो कि अगर मैंने CH3NO2 को किसी केमिकल के साथ रिएक्ट कराया, और मैंने आपको बताया, मान लो एक कर लेते हैं रिएक्शन। मान लो CH3NO2 है, उसको मैंने से रिडक्शन कर दिया, और रिडक्शन करके मैंने उसका बना दिया CH3NH2। ये मुझे एक रिएक्शन पता चल गई। तो मैं आपको बता दूं कि पीछे पीछे जितने भी होमोलोगस सीरीज के कंपाउंड्स हैं, ये सब के सब सेम रिएक्शन दिखाएंगे। आपने बोला C3H7NO2, अगर मैं इसका रिडक्शन कर दूं तो क्या बनेगा? तो मैं आपको बता सकता हूं कि इसका रिडक्शन करने के बाद भी ये कंपाउंड बनेगा। तो इसका मतलब होमोलोगस सीरीज में आपने कोई एक कंपाउंड स्टडी किया तो सब के सब कंपाउंड वही सेम रिएक्शन दिखाते चले जाएंगे। अब जो भी कंपाउंड आप फॉर्म करोगे या कुछ भी ऐसा होगा, तो वो किसी ना किसी होमोलोगस सीरीज में तो आएगा, और होमोलोगस सीरीज में आएगा तो स्टडी करना आसान हो गया। तो इसको हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। क्या सबकी समझ में आ गई होमोलोगस सीरीज? तो सर अगर कोई नया कंपाउंड हम इजाद करते हैं या कुछ भी ऐसा होता है, या कोई नया कंपाउंड है उसका नामकरण करना है, तो हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास सिस्टम है IUPAC, राइट। इससे पहले कि मैं IUPAC की बिल्कुल डीप में आपको ले जाऊं और आप मर्ज हो जाओ एक समुंदर के अंदर, मैं आपको बता देता हूं कि IUPAC नेमिंग करने का एक जनरल फॉर्मूला है। तो वो जनरल फॉर्मूला क्या है वो मैं आपको सिखा देता हूँ। जनरल फॉर्मूला ये है कि बीच में आता है वर्ड रूट। सारी कहानी इसी के आसपास घूमेगी। पूरा जो IUPAC हम डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे, 2-3 लेक्चर तक स्टडी करेंगे, वो सारी की सारी IUPAC इस एक फॉर्मूला के अराउंड घूमेगी, जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ अगले 5 मिनट में। तो वर्ड रूट, फिर उसके बाद आता है प्राइमरी सफिक्स, और फिर उसके बाद आता है सेकेंडरी सफिक्स, और फिर उसके पहले आता है सेकेंडरी प्रीफिक्स, और उससे पहले आता है प्राइमरी प्रीफिक्स। तो मतलब अगर आपको ये सारी चीजें पता चल जाए ना, तो समझो कि आपको IUPAC नेमिंग करना आ गया। ठीक है, ओके। तो चलो भाई एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं इनको। जो वर्ड रूट है, वर्ड रूट कैसे होता है? अगर एक कार्बन है तो वर्ड रूट होगा मिथ, अगर 2 कार्बन है तो वर्ड रूट होगा एथ, अगर 3 कार्बन है तो वर्ड रूट होगा प्रॉप, अगर 4 कार्बन है तो वर्ड रूट होगा ब्यूट,
एंड सो, ठीक है ना। तो ये तो वर्ड रूट का काम हो गया। प्राइमरी सफिक्स, सर ये भी बता दो आप प्राइमरी सफिक्स क्या होता है। तो प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, अगर सबके सब सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स होगा एन, ANE, एन। ओके, अगर मान लो एक भी डबल बॉन्ड आ गया तो डबल बॉन्ड आते ही प्राइमरी सफिक्स हो जाता है इन। एक भी अगर ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा आइन। और मान लो कि सर अगर दो दो ट्रिपल बॉन्ड आ गए, तो दो दो ट्रिपल बॉन्ड आ गया मान लो कंपाउंड में, तो फिर प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा डाई आइन, ऐसी डाई इन। तो इस तरीके से डाई एन कुछ नहीं होता क्योंकि ऑफकोर्स सिंगल बॉन्ड तो होना ही है, ठीक है ना। तो डाई आइन, तो ये प्राइमरी सफिक्स भी कवर अप हो गया, वाओ, ठीक है। तो अब सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स की बात करते हैं। सेकेंडरी प्रीफिक्स जो सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है वो कैसे होता है, एक मिनट। सेकेंडरी प्रीफिक्स कैसे होता है, जैसे मान लो कि अगर हेलोजन है तो हेलोजन के लिए हम क्या पुट करते हैं, हेलो, ठीक है ना। इसी तरीके से और भी बहुत सारे सेकेंडरी प्रीफिक्स होते हैं, वो मैं आपको पूरी काउंटिंग दूंगा, मेन कहानी इसी के आसपास चलेगी और सेकेंडरी सफिक्स के आसपास चलेगी पूरी की पूरी IUPAC में। जैसे कि सेकेंडरी सफिक्स कैसे होते हैं, मान लो कि अल्कोहल है तो अल्कोहल के लिए हम क्या लगा देते हैं, ऑल, ये आपने पढ़ा था 10th क्लास में। एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड के लिए हम एल लगा देते हैं, तो ये सब सेकेंडरी सफिक्स में आते हैं। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम क्या लगा देते हैं, ओइक एसिड, इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये सब के सब सेकेंडरी सफिक्स में आते हैं और ये सब के सब सेकेंडरी प्रीफिक्स में आते हैं। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है, तो प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है, प्राइमरी प्रीफिक्स है सिर्फ एक, अगर आपने किसी भी हाइड्रोकार्बन को साइकिल में कन्वर्ट कर दिया तो बस आप उसके नाम के आगे साइक्लो लगा दोगे। और एक चीज मैं बता दूं कि जो प्राइमरी प्रीफिक्स होता है वो सेकेंडरी सफिक्स से पहले आता है, मतलब ऑर्डर कुछ ऐसा होता है, ये चीज चली जाती है यहाँ पे और ये चीज आ जाती है यहाँ पे और फिर ये पूरा पूरा फॉर्मूला। सर आप एक ना एग्जाम्पल हमें करके दिखा दो तो थोड़ा समझ में आएगा अपने को। देखो, जैसे मान लो कि एक एग्जाम्पल करते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल, तो हम फिर IUPAC की डिटेल में चलेंगे। मान लो कि यहाँ पे है OH और यहाँ पे है ब्रोमीन, ठीक है ना। तो ऐसे है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो हमने सेकेंडरी प्रीफिक्स कैसे लिया, हमने नंबरिंग शुरू की, इसमें नंबरिंग शुरू करते हैं यहाँ से 1 2 3 4। सर आपने यहीं से क्यों शुरू किया, आप यहाँ से शुरू कर लो सर, या कहीं से भी शुरू कर लो, तो उसके जो रूल्स हैं वही मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। फिलहाल हम मान के चलो कि हमने नंबरिंग यहाँ से शुरू की। जब हमने नंबरिंग यहाँ से शुरू की तो ये 4 पे आया ब्रोमीन, तो हमने इसको लिखा 4 ब्रोमो, और ये 4 ब्रोमो हमारा क्या हो गया, सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, ये हमारा 4 ब्रोमो हो गया। ओके, चलो उसके आगे, अब ये साइक्लिक कंपाउंड है तो हमने लिखा साइक्लो, साइक्लो क्या हो गया हमारा, प्राइमरी प्रीफिक्स। देखना कंपाउंड का नाम अपने आप बनता जाएगा। अब इसके अंदर कितने कार्बन है, 6 कार्बन, तो हमने लिखा हेक्स, 6 के लिए क्या यूज करते हैं, हेक्स। ये सारे के सारे सिंगल बॉन्डेड है, सिंगल बॉन्डेड है तो हमने लिखा एन। और फिर है अल्कोहल, तो अल्कोहल है लेकिन कौन सी पोजीशन पे है, 1 पे, तो हमने लिखा 1 ऑल। अब इसमें एक रूल ये होता है कि दो वोवल एक साथ नहीं आ सकते, ई और ओ एक साथ नहीं आ सकते, तो हमने ई को हटा दिया, ई को हटा दिया, ऑल को ऐसा कैसा रखा, तो इसका नाम हो गया 4 ब्रोमो साइक्लो हेक्सेन 1 ऑल, ऐसा। और यही फॉर्मूला हमें यूज करते जाना है पूरे के पूरे IUPAC के अंदर, ठीक है। बस रूल्स थोड़े चेंज हो जाएंगे, थोड़े से सेकेंडरी प्रीफिक्स चेंज हो जाएंगे, थोड़े से सेकेंडरी प्राइमरी प्रीफिक्स चेंज हो जाएंगे, तो बस इतना इतना सब कुछ होगा, ठीक है। कि जब मैं आपके साथ रूल्स डिस्कस करूंगा तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि प्राइमरी सफिक्स आना ही चाहिए या सेकेंडरी सफिक्स आना ही चाहिए या प्राइमरी प्रीफिक्स आना ही चाहिए। भाई साइक्लो कंपाउंड है, नहीं है साइक्लो कंपाउंड तो ये क्यों आएगा, राइट। बट अगर आएगा तो ऑर्डर यही होगा जो मैंने लिखा है, बस इतना समझना है आपको, ठीक है। तो चलो अब हम चलते हैं रूल समझने पे, डीप में चलते हैं। तो उसमें हम सबसे पहले जो डिस्कस कर रहे हैं
वो है एक आसान सा सैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड कंपाउंड मतलब जिनके अंदर सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है ही नहीं। ठीक है, तो इसके अंदर हम सबसे पहले क्या करते हैं, पहला रूल ये होता है कि इसके अंदर आपको लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन फाइंड आउट करनी होती है। लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, ठीक है, वो ऐसे करके घुमा के हो, वो ऐसे करके हो, कैसे भी हो, लेकिन वो लॉन्गेस्ट चेन होनी चाहिए। ठीक है, जरूरी नहीं कि सर ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है बस यही लॉन्गेस्ट चेन है, ऐसा कुछ नहीं, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल। ठीक है, तो वो कैसे भी हो सकती है, बस वो लॉन्गेस्ट चेन होनी चाहिए। ठीक, एक एंड से शुरू होकर दूसरे एंड तक जानी चाहिए, लॉन्गेस्ट चेन होनी चाहिए। तो लॉन्गेस्ट चेन आपने ढूंढ ली। लॉन्गेस्ट चेन ढूंढने के बाद अब जितने भी जो भी साइड में बच जाते हैं कार्बन, जो भी साइड में कार्बन के ग्रुप बच जाते हैं, उनको हम बोलते हैं साइड चेन्स। और एक्चुअली अगर हम केमिस्ट्री के हिसाब से देखें तो उनको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स। एक एग्जांपल भी करते चलते हैं। मान लो ये 4 कार्बन है, ये तो मेरे लिए लॉन्गेस्ट चेन क्या हो गई, लॉन्गेस्ट चेन ये हो गई। आपने बोला सर ऐसे नहीं ले सकते क्या, ऐसे बिल्कुल ले सकता, ये भी ले सकता। ये घुमाने फिराने से चेन की लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ता या उससे नाम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो देन आप इसको भी ले सकते थे, बट चलो मैंने ये वाली ले ली। तो ये मेरे लिए क्या हो गया, दिस बिकम्स द सब्स्टिट्यूएंट। सर इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम कैसे करेंगे, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जब एक कार्बन होता है तो उसको हम बोलते हैं मेथ, और अगर मान लो ये CH4 होता तो हम इसको बोलते हैं मीथेन। बस आपको करना इतना है कि E को हटाओ और सॉरी एक मिनट। जब एक कार्बन होता है तो उसको हम बोलते हैं मिथ, और जब सब्स्टिट्यूएंट होता है तो उसमें हम आगे आइल लगा देते हैं, तो ये बन गया मिथाइल। ठीक है, अगर मान लो कि यही ऐसा हो तो बताओ इसका नाम क्या होगा, ये चेन है तो बताओ इसका नाम क्या होगा, इथाइल। इथाइल, राइट। तो ऐसे, तो ये सब्स्टिट्यूएंट का नामकरण हम इस तरीके से करते हैं। जब कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं तब उनका नामकरण कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो एनीवे थर्ड रूल पे चलते हैं। हाँ बोलो, थर्ड रूल क्या है। थर्ड रूल ये है कि मान लो तुम्हारे पास 2 चेन आ जाती है, 2 चेन्स सेम लेंथ की, लेकिन तुम्हें लगता है कि अगर मैं ये वाली चेन लूंगा तो नाम अलग आएगा और दूसरे वाली लूंगा तो नाम अलग आएगा, तो आप कौन सी चेन सिलेक्ट करोगे। भाई दोनों 2 चेन आ गई और दोनों की दोनों सेम लेंथ की चेन है, तो भाई मैं कौन सी सिलेक्ट करूं, और दोनों की दोनों लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन है, तो तब मैं क्या करूं, तो आप वो वाली चेन सिलेक्ट करोगे जिसके अंदर सिलेक्ट कौन से वाली करेंगे हम, उसमें जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो या अल्काइल ग्रुप हो, हम लोग उसको सिलेक्ट करके चलेंगे। कोई एग्जांपल आएगा तो मैं आपको ये भी दिखाऊंगा। ठीक है, ओके। थर्ड इज फोर्थ रूल इज, भाई फोर्थ रूल है, इसको हम बोलते हैं लोवेस्ट सम रूल। लोवेस्ट सम रूल क्या होता है, लोवेस्ट सम रूल का मतलब है कि आप जो है सब मतलब नंबरिंग की तरह से शुरू करोगे। जैसे इस वाले का मुझे नाम रखना है तो मैं नंबरिंग की तरह से शुरू करूं, ऐसे लिखूं या फिर ऐसे लिखूं, तो भाई हम कौन सा लिखें, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ये कहां से पास में है, तो ये कहां से पास में है, इस वाले कार्बन के ज्यादा पास है, यहां से इसका नंबर कम आ रहा है, तो हम लोग इस नंबरिंग को एक्सेप्ट करके चलेंगे, दिस इज द रॉन्ग। ठीक है, तो आप हमेशा लोवेस्ट सम की तरफ देखते हो, लोवेस्ट सम रूल। ठीक है, तो ये लोवेस्ट सम रूल आपको ये बताता है, इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में लेके जाएंगे जैसे जैसे हम एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे। ठीक है, ओके। और जो भी आप पोजीशन लिखते हो, पोजीशन और सब्स्टिट्यूएंट का नाम, उनके बीच में एक डैश लगाते हो। जैसे आपने लिखा मान लो 3 मिथाइल, तो ये गलत है, ऐसे लिखोगे 3 मिथाइल। ठीक है ना, तो ऐसे लगाओगे। और अगर मान लो कि एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट, यहां पे लिखते हैं 6th रूल को, अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है
सर तब मैं क्या करूं, अगर एक से ज्यादा है, मान लो एक मिथाइल भी है, एक इथाइल भी है, ऐसे है, तो अल्फाबेटिकली कौन पहले आ रहा है, ई पहले आता है और एम बाद में आता है। तो आप क्या करोगे, मान लो कि मिथाइल है सेकंड पोजीशन पे, इथाइल है थर्ड पोजीशन पे, तो अगर आपने ऐसा लिख दिया 2 मिथाइल 3 इथाइल, तो ये गलत माना जाएगा। आपको लिखना पड़ेगा 3 इथाइल 2 मिथाइल, राइट। तो तब ये सही होगा, ठीक। तो मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप उसको अरेंज करोगे। अगर सर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो बट सारे के सारे एक जैसे हो, मान लो कि 2 मिथाइल है और एक है पोजीशन 3 पे और एक है पोजीशन 4 पे, तो भाई तब मैं कैसे लिखूं, तो आप इसको लिखोगे 3,4 डाई मिथाइल। सर 3 मिथाइल होते हैं ट्राई मिथाइल, 4 होते हैं टेट्रा मिथाइल, इस तरीके से। तो आप इस तरीके से सब्स्टिट्यूएंट्स को नेमिंग करते हो। अगर मान लो ऐसा हो, अब ये दोनों के दोनों क्या है, बिल्कुल आइडेंटिकल पोजीशन पे, CH3 यहां से काउंट करोगे CH3 के हिसाब से तो नंबरिंग यहां से आनी चाहिए, और यहां से काउंट करोगे तो नंबरिंग यहां से आनी चाहिए। तो सर मैं क्या करूं, तो भाई अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है, इथाइल पहले आता है, आप नंबरिंग यहां से शुरू कर दो, राइट। और आपने इसका नामकरण किया, आपने इसका नाम डाल दिया। मेन चेन में आपके कितने कार्बन एटम आ रहे हैं, मेन चेन में आपके 5 कार्बन एटम आ रहे हैं, तो आपने इसका नेमिंग कैसे किया, 2 इथाइल एंड देन 4 मिथाइल, क्योंकि मुझे ई को पहले रखना होता है, एंड देन 5 कार्बन है तो इसलिए पेंटेन। ये मेरे प्रीफिक्सेस हैं, ये मेरा रूट वर्ड है और ये मेरा प्राइमरी सफिक्स है, ठीक है। तो लॉजिक वही रहेगा। तो ये मैंने नाम रख दिया। क्या सबकी समझ में आया ये? तो मेरा एक आसान सा क्वेश्चन है, ये नाम तो मैंने लिख दिया, आपने देखा मैंने कैसे लिखा, क्या ये नाम सही है? आप में से कितने लोग आंसर कर पाओगे? सोच लो, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, क्या ये नाम मैंने सही लिखा? बताओ सोच के। रूल्स मैंने आपको सारे के सारे बता दिए। मैं आपको बता दूं कि ये नाम गलत है, ये नाम गलत है, और एज पर द रूल्स जो मैंने आपको सिखाया था उसी के हिसाब से गलत है। सर क्या हो गया सर, ये देखो, ये था ना C2H5, तो भाई साहब सबसे बड़ी चेन ये वाली है, और इस चेन के अंदर कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, और इस चेन के अंदर 6 कार्बन है, तो इसका मतलब मेरे को यहाँ पे पेंटेन नहीं लिख सकता हूं मैं, मुझे हेक्सेन लिखना पड़ेगा। अब सवाल ये कि यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है सर, ये वाले दोनों मिथाइल है। अब बताओ आप इसकी नेमिंग कैसे करोगे? तो देखो, मैं तुम्हें सिखाता हूँ नेमिंग कैसे करते हैं, नंबरिंग कैसे करते हैं। कई लोगों को उसको लेके कंफ्यूजन है, तो उसको मैं बता देता हूँ नंबरिंग कैसे करते हैं। मान लो मैंने इधर से नंबरिंग की, मान लो 1 2 3 4 5 एंड 6, मान लो मैंने नंबरिंग कर दी, भाई मर्जी मेरी, मैंने इधर से कर दी, ओके। और मैंने इधर से भी कर दी नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, राइट। तो अगर मैं इस तरह की नंबरिंग करता हूँ, ऐसे अगर मैं ऐसी नंबरिंग करता हूँ, यानी ये वाली नंबरिंग करता हूँ, तो ये वाला कार्बन कौन सी पोजीशन पे है, ये वाला कार्बन 3 पे है, और ये वाला कार्बन कौन सी पोजीशन पे, यानी ये वाला सब्स्टिट्यूएंट, ये वाला सब्स्टिट्यूएंट है 5 पे, तो 3 + 5 हुआ 8। और अगर मैं ये वाली नंबरिंग करता हूँ, जहां पे मैं यहां से ऊपर जा रहा हूँ, मतलब ऐसे, तो तब ये वाला कार्बन कौन सी पोजीशन पे है, 2 पे, और ये वाला कार्बन कौन सी पोजीशन पे है, 4 पे, तो आंसर आया 6। तो लोवेस्ट सम रूल बोलता है कि जहां से सम आपका कम से कम आएगा, आपको वो नंबरिंग करनी है। तो देन 6 और 8 में कम कौन है, 6, तो दैट मीन्स आई विल फॉलो द लोवेस्ट सम रूल, मेरे लिए ये नंबरिंग करेक्ट है। यानी इसका नाम क्या होगा, 2, 4 डाई मिथाइल, और 6 कार्बन है तो हेक्सेन। अब सब्स्टिट्यूएंट्स की बात करते हैं। सब्स्टिट्यूएंट्स की बात करते हैं। देखो भाई, अगर मैं CH4 लिखता हूं, और मान लो कि ये तो मीथेन है ना, ये मीथेन है, इसका जनरल फॉर्मूला था CnH2n+2, मतलब मीथेन इथेन कितने ही बना सकते थे आप।
इसमें से आपने एक हाइड्रोजन निकाल दिया और आपने एक CH3 बना दिया और आपने बोला कि सर ये हो गया मिथाइल। तो अगर आपने एक हाइड्रोजन निकाला तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या बना, CnH2n+1। ठीक है, तो जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+1। ठीक है, तो ये CH3 है तो मिथाइल है। अगर C2H5 हो तो वो इथाइल होगा, राइट। और इनफैक्ट अगर मान लो कि C3H7 हो तो वो प्रोपाइल होगा। बिल्कुल सही बात है सर, वो प्रोपाइल होगा। लेकिन ये प्रोपाइल हो गया, लेकिन यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आप एज इट इज एक्सेप्ट करो, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं। यहां पे आते ही थोड़ी दिक्कत चालू हो, मैं दिखाता हूं कैसे। ये मान लो कि मेरी मेन चेन है और मैंने बोला कि इसके ऊपर एक प्रोपाइल ग्रुप लगाओ। अब दिखाता हूं तुम्हें, प्रोपाइल ग्रुप आप दो तरीके से लगा सकते हो। एक जगह और बना लो, प्रोपाइल ग्रुप भी आप दो तरीके से लगा सकते हो। ये लगाया, ये भी प्रोपाइल ग्रुप है, ठीक है ना। हालांकि चेन की लेंथ चेंज हो गई, मतलब अब सबसे बड़ी चेन ये वाली हो गई, बट ठीक है चलो और जोड़ दो। तो ये प्रोपाइल ग्रुप आप ऐसे भी लगा सकते हो, प्रोपाइल ग्रुप आप ऐसे भी लगा सकते हो बीच वाले कार्बन से। तो ये दोनों के दोनों तो अलग अलग हो गए ना, बॉन्डिंग अलग अलग जगह पे, तो दोनों के दोनों अलग अलग हो गए। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्या देखना पड़ेगा वो मैं आपको बताता हूँ। अगर मान लो कि आप ऐसे हो, मतलब पूरा प्रोफाइल आपका सीधी चेन में है और बिल्कुल किनारे वाले पे, यानी कि ऐसे है, तो इसको हम बोलते हैं एन प्रोफाइल। एन प्रोफाइल का मतलब कि बिल्कुल सीधी चेन है प्रोफाइल, ठीक है ना, ये समझ जाना है। अब सर एन क्यों बोलते हैं भाई, ये कॉमन नेम था लेकिन हमने IUPAC में एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि बहुत सारे साइंटिस्ट उसको इसी तरीके से बोल रहे थे, ठीक है। तो एन प्रोफाइल फाइन, जहां पे भी एन आ गया, एन का मतलब बिल्कुल सीधी चेन। अगर मान लो मैं बोलता हूं एन ब्यूटाइल, तो एन ब्यूटाइल का क्या मतलब हुआ, बिल्कुल सीधी चेन, ऐसे जुड़ा हुआ है एन ब्यूटाइल, ठीक है ना। तो एन ब्यूटाइल, ओके। और सर अगर ये बीच में जुड़ा हुआ हो तब आप क्या करोगे, तो देखो जब ऐसे कभी बीच में जुड़ा हुआ होता है तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, और इसको हम बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। सर ऐसा क्यों, तो भाई इसका कोई रीजन नहीं है, बस इसको हम आइसोप्रोपाइल लिखते हैं। और कहीं पे, चूंकि मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम बहुत आलसी किस्म के इंसान होते हैं, तो हम लोग कहीं पे इसको सिर्फ इतना भी लिख देते हैं। तो IPR का मतलब आइसोप्रोपाइल ग्रुप, ठीक है। आई ब्यू का मतलब आइसोब्यूटाइल ग्रुप, ठीक है। तो ये आपको समझ जाना है, कंफ्यूज मत हो जाना ये कौन सा ग्रुप आ गया, ठीक है। तो आइसोप्रोपाइल ग्रुप, हाँ बोलो। तो ये सब जितने भी हैं ये कहाँ से आए हैं, ये सब कॉमन नेम से आए हैं। मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ, एक होता है टर्शरी ब्यूटाइल, शॉर्ट में हम इसको ऐसे लिख देते हैं। टर्शरी ब्यूटाइल क्या होता है, ये टर्शरी ब्यूटाइल, ठीक है ना। तो ऐसे दिखाते हैं इसको, आप और शॉर्ट में कैसे दिखाओगे, दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल, ठीक है। एक होता है सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल या फिर आइसोब्यूटाइल, ये दोनों की दोनों सेम बात होती है। मतलब इसको आप ऐसे दिखा सकते हो इस तरीके से, या फिर आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, वो एक ही बात है। आप इसको सीधी चेन बना दो या ऐसे घुमा दो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे सेकेंडरी ब्यूटाइल, ठीक है। अच्छा एक छोटी सी करेक्शन कर लेना, ये तो हुआ सेकेंडरी ब्यूटाइल, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। सेकेंडरी ब्यूटाइल हम इसको बोलते हैं, ये जो मैंने आपके सामने लिखा, लेकिन जो आइसोब्यूटाइल है उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। आइसोब्यूटाइल जो मैंने पहले लिखा था थोड़ा गड़बड़ हो गया वो। आइसोब्यूटाइल हम किसको बोलते हैं, ऐसे लगाया और बॉन्ड यहाँ पे, तो इसको हम बोलते हैं आइसोब्यूटाइल, राइट। इस तरह से होता है आइसोब्यूटाइल, ओके। फिर एक होता है नियोपेंटाइल। सर नियोपेंटाइल क्या होता है, तो नियोपेंटाइल में क्या होता है, ये जो कार्बन है ना इसके साथ ऊपर नीचे दो कार्बन होता है, आइसो में सिर्फ एक ही कार्बन होता है। मतलब जो कार्बन बॉन्डेड है उसको हम बोलते हैं 1 और उसके बाजू वाले कार्बन को बोलते हैं 2। तो 2 के साथ एक कार्बन नीचे है तो आइसो है, और 2 के साथ दो दो कार्बन है ऊपर नीचे तो वो नियोपेंटाइल। अब एक एक ग्रुप को लेके चलते हैं। पहला है एल्कीन ग्रुप,
एल्कीन, तो एल्कीन खत्म हो गया, अब एल्कीन पे चलते हैं। तो एल्कीन में हमने कैसे किया, जैसे मान लो कि एल्कीन के अंदर है, मान लो ये कंपाउंड है, मुझे इसका नेमिंग करना है, तो मैं इसका नेमिंग कैसे करूंगा, जो डबल बॉन्ड है, अब क्या होगा कि जैसे ही डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फिर दूसरे ग्रुप पिक्चर में आ जाते हैं, तो देन वो जो लोवेस्ट सम रूल था, वो जो ये था कि हम बिल्कुल मिनिमम पोजीशन से लेंगे, वो सारे के सारे फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ इनके लिए थे जो रूल्स मैंने आपको बताए, सिर्फ उनके लिए थे जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, बस उनके लिए थे वो रूल्स। यहाँ पे रूल फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से चलते हैं। ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है तो हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहां से जो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप कौन से हो सकते हैं, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, ओइक एसिड, ये सब के सब फंक्शनल ग्रुप है। तो जो फंक्शनल ग्रुप है हम उनके हिसाब से नंबरिंग करते हैं, यानी उनको सबसे लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, भले ही वो लॉन्गेस्ट चेन रूल फॉलो करते हो नहीं करते हो, लोवेस्ट सम रूल फॉलो करते हो या नहीं करते हो, लेकिन इनको नंबर सबसे कम मिलना चाहिए। ठीक है, तो नंबर सबसे कम कैसे मिलेगा भाई, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, राइट। अब ये मेरी मेन चेन है, मेन चेन के अंदर कितने कार्बन है, 4 कार्बन, तो 4 कार्बन है तो मेरा वर्ड रूट क्या बनेगा, मेरा वर्ड रूट बनेगा ब्यूट। फिर उसके बाद जो प्राइमरी सफिक्स होगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा इन, और वो कौन सी पोजीशन पे है, 1 पे, तो 1 इन, तो ब्यूट 1 इन, ये इसका नाम बन गया। चलो बताओ भाई इसकी नेमिंग कैसे करो, वेरी गुड, इसका नाम होगा ब्यूट 2 इन। चलो अच्छा है, तुम लोग इन्वॉल्व होने लगे केमिस्ट्री में, वेरी गुड। अब एल्कीन हमने पढ़ लिया, अब दूसरा होता है एल्का डाइईन। घबराना मत बिल्कुल भी, देख के ये नाम ही सब कुछ बता देता है आपको। एल्का मतलब एल्केन, और डाई मतलब 2, और इन मतलब डबल बॉन्ड, मतलब इस कंपाउंड में 2 डबल बॉन्ड आएंगे। ठीक है सर, कैसे, अगर तो ऐसे आ गया डबल बॉन्ड, दोनों बिल्कुल पास पास है डबल बॉन्ड, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्यूमुलेटिव डाई। ठीक है, और अगर ऐसे हैं, ये कार्बन, डबल बॉन्ड, कार्बन, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, अगर ऐसे हैं तो ये कॉन्जुगेटेड कहलाते हैं, मतलब एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, तो ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो दिस इज कॉन्जुगेटेड डाइईन। ओके, और अगर ऐसा हो, मतलब कुछ लेना देना ही नहीं है, ना तो बिल्कुल पास पास है और ना ही एक सिंगल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड है, तो उसको हम लोग बोलते हैं आइसोलेटेड डाइईन। तो सर आप ये तीनों के तीनों अलग अलग क्यों स्टडी कर रहे हो, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि अगर क्यूमुलेटिव डाइईन होता है, कॉन्जुगेटेड डाइईन होता है और आइसोलेटेड डाइईन होता है, तो इन तीनों के अंदर केमिस्ट्री डिफरेंट होती है, इन तीनों की रिएक्शंस केमिस्ट्री एब्सोल्युटली डिफरेंट होती है, इसलिए मैंने इन तीनों को अलग अलग क्लासिफाई कर दिया। लेकिन आईयूपीएससी नेमिंग करते हुए कोई वो नहीं है, तो आईयूपीएससी नेमिंग कैसे करते हैं उसको समझना है। देखो एग्जाम्पल देखते हैं, इसको हटा देते हैं, एल्कीन का एग्जाम्पल। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखते हैं, कार्बन, कौन से वाला ये, कौन सा वाला डाइईन है ये, कॉन्जुगेटेड, वेरी गुड, ये कॉन्जुगेटेड डाइईन है, बट इसका नाम हम कैसे रखेंगे, नाम रखने का तरीका सेम ही है, नाम हमने कैसे रखा, 5 कार्बन है तो पेंट 1 3, 1 3 कैसे, 1 2 3 4 5, तो 1 3 डाइईन। ठीक है, तो ये पेंट 1 3 डाइईन, ये इसका नाम है, क्लियर। लोवेस्ट सम रूल इसमें एप्लीकेबल तो है, लेकिन कब एप्लीकेबल है, किसको, किसके साथ एप्लीकेबल है, फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करके एप्लीकेबल है, राइट। लॉन्गेस्ट चेन रूल भी एप्लीकेबल आप कर सकते हो, लेकिन फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करके, मतलब
जैसे ही फंक्शनल ग्रुप आया तो आपको पहली प्रायोरिटी किसको देनी है, फंक्शनल ग्रुप को देनी है, राइट। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप को आपने प्रायोरिटी दे दी। और ये 4, तो यहां से अगर आप नेमिंग करना शुरू करोगे तो पेंट, ये क्या हुआ आपके पास, दिस इज योर रूट वर्ड, ठीक है। और देन फिर नंबरिंग 1 3, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे और थर्ड पे है और दो दो डबल बॉन्ड है, तो डाइईन, तो ये इसका नाम हो गया पेंट 1 3 डाइईन। चलो अगला एग्जांपल देखें, आप लोग कर पाते हो कि नहीं, बस इतना ही, ठीक है। बताओ इसका नाम क्या होगा, वेरी गुड, इसका नाम होगा प्रॉप 1 2 सॉरी डाइईन, ऐसे होगा इसका नाम, ठीक है। चलो एक और, एक मिनट, मैं सही लिख रहा हूँ कि नहीं, एक मिनट वो चेक कर लेता हूँ। 2 3 4 5। बताओ भाई, सबसे पहले तो ये कौन सा वाला एल्काडाइन है, ये वाला आइसोलेटेड है। अब बस फटाफट इसकी नेमिंग कर दो। दिस इज हेक्स 1,4 डाइईन। भाई हम यहाँ से नंबरिंग ऐसे शुरू कर रहे हैं ना, तो ये 1 पे हुआ और ये 4 पे हुआ इसके हिसाब से। तो अब बात करते हैं एल्काइन की, ठीक है सर। एल्काइन, तो एल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2, और इसका जो पहला कंपाउंड होता है, मैं आपको बता दूं, इसका होमोलोगस सीरीज का पहला कंपाउंड 1 कार्बन का नहीं हो सकता, कोई नहीं सकता, ट्रिपल बॉन्ड 1 कार्बन के साथ कैसे आएगा। एल्कीन का भी 1 कार्बन का नहीं है, तो ये शुरुआत होती है यहाँ पे 2 कार्बन से। और इसका जो कॉमन नेम है वो है एसिटिलीन। जो एसिटिलीन होती है वो हम लोग नॉर्मली जो फ्रूट्स होते हैं उनको पकाने के काम में लेके आते हैं। मार्केट में जाते हैं ना, वो जितने सुंदर सुंदर केले नजर आते हैं वो सब इसी से पके हुए होते हैं, इसी गैस से पके हुए होते हैं, तो इसको एसिटिलीन बोलते हैं। और इसका सर हम तो आईयूपीएसी नेम डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे आता है आइन, तो इसको हम बोलेंगे इथाइन। सर आपने आइन के पहले 1 नहीं लगाया, आपने इसको ऐसे क्यों नहीं लिखा, ऐसे भी तो लिख सकते थे आप, तो ऐसे तो नहीं लिखा आपने। ऐसे इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड और कहीं पे आने के चांसेस ही नहीं है, तो कंफ्यूजन कुछ है ही नहीं। तो अगर कंफ्यूजन नहीं है तो आप इसको ऐसे लिखोगे, ठीक है। लेकिन जैसे मान लो कि ये कंपाउंड है, तो जब आप इसको लिखोगे तो इसको आप कैसे लिखोगे, ब्यूट 1 आई, ये अच्छा तरीका होगा लिखने का। लेकिन अगर आप इसको ऐसे भी लिख देते हो ब्यूटाइन, तो हम लोग ये एक्सेप्ट करके चल लेते हैं कि जब आपने सिर्फ आइन लिखा है तो फर्स्ट कार्बन के लिए लिखा है, मतलब फर्स्ट को आपने ओमिट करके चल सकते हैं। लेकिन अगर मान लो सेकंड कार्बन पे हो तो आपको लिखना पड़ेगा कि 2 आइन। तुम्हारा कंपाउंड है ये, बताओ भाई इसका नाम क्या होगा। सही हो यार, तुम लोग पहचान गए। मेरे को लगा कि आधे लोग तो ये सोच रहे होंगे सर आपने एक रॉड बड़ी कर दी 2 छोटी कर दी, ये क्या किया। एक कार्बन यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो इसका नाम होगा ब्यूट 2 आइन, ठीक है।